तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप आते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए मत आइए। अगर आप वेतन के लिए आएंगे तो आप अपने आप टीम के पार्ट नहीं बनेंगे और हमें आपको अपने सिस्टम से अलग करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर शुरदेंदु सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, कैसे हैं? आज क्या विषय है आपकी किटी में? आज किस विषय पे आप चर्चा करने जा रहे हैं? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने समय दिया। सर, मैं अग्निवीर के मुद्दे पर बात करूंगा। दरअसल आर्मी डे से 2 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने जो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो की और तमाम सवालों के जवाब दिए। इस बीच उनका एक बयान जो कि अग्निवीर के रेफरेंस में था, बहुत सुर्खियों में रहा कि आप वतन और वेतन को आपको अलग अलग करना होगा। अगर आपने इस वर्दी को पहना है तो वतन के लिए पहना है, वेतन को आप ना देखें। तो उस मुद्दे को लेकर मैं आपके साथ डिटेल से आगे समझूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि उस बयान को एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, व्यूअर्स को सुना देते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। गिव मी 40 सेकंड सर प्लीज। कमिंग ऑन टू राजीव, आपने पूछा है वतन और वेतन क्यों। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें यह समझना चाहिए कि भारतीय सेना किन मुद्दों पे बनी है, किन सिद्धांतों पे बनी है। क्या वो सिद्धांत पैसे के हैं या नाम नमक निशान के हैं? तो मेरा यह कहना है कि आप नाम नमक निशान के लिए आइए, अपनी पहचान के लिए आइए, एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आइए। मैं हमेशा यह बोलता हूं कि कारगिल में अगर एक जवान लड़ाई में आगे गया था तो क्यों गया था? क्या वो पैसे के लिए लड़ने गया था? वो अपने साथियों के लिए लड़ने गया था, अपनी बटालियन के लिए लड़ने गया था, अपनी मिट्टी के लिए लड़ने गया था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप आते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए मत आइए, आप हमेशा इन मुद्दों को भी साथ में लाइए और ये आपके अहम मुद्दे होने चाहिए। अगर आप इन मुद्दों के साथ आएंगे तो आप सबके साथ में शरीक होंगे, सुख दुख में शरीक होंगे और आके एक टीम के पार्ट बनेंगे। अगर आप वेतन के लिए आएंगे तो आप अपने आप टीम के पार्ट नहीं बनेंगे और हमें आपको अपने सिस्टम से अलग करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी सुना, हमने भी सुना इस बयान को और ये बयान बहुत सुर्खियां बटोर रहा है इस वक्त। सर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वतन और वेतन को अलग रखना होगा और अग्निवीर के रेफरेंस में हम इन चीजों को देख सकते हैं। जिस प्रकार से उनकी सैलरी को बढ़ाने की बात हो रही है, उनकी छुट्टी को लेकर बातें हो रही हैं, उनकी ट्रांसफर जब उनका पोस्टिंग जाता है उस वक्त ब्रेक जर्नी तक उनको नहीं मिल रही है। लेकिन ये वतन और वेतन की को क्या हम वाकई में अलग रख सकते हैं सर? उस वक्त जिस वक्त अग्निवीर जो हैं, मैक्सिमम अग्निवीर लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे से आ रहे हैं सर। मैं क्योंकि एक जवान रहा हूं, मुझे पता है कि हम किस पृष्ठभूमि से आते हैं। हम लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे जो होता है सर, किसी का बाप किसान है, किसी का मजदूर है और कोई किसी जवान का ही बच्चा है। क्या हम वतन के लिए वेतन को अलग रख सकते हैं? मैं जो पॉइंट आपसे पूछना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं, कितना आसान है सर? देखिए राजेश जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो बोला, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने अपने इस मुद्दे पे प्रकाश डाला है, वतन और वेतन को अलग करने की बात की और साथ में नाम नमक और निशान की भी उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि वो यूथ जो पैसा कमाना चाह रहा है, उनका इंटेंशन ये था, जो पैसा कमाना चाह रहा है, जिसके लिए पैसे की लालसा है, वो फौज में ना है, क्योंकि फौज बहुत अलग तरीके का डिमांड करता है। आपको जान की बाजी लगानी पड़ती है, देशभक्ति के साथ आपको अपने जान की बाजी का न्यौछावर करना पड़ता है और तब जाके आप एक सही सैनिक साबित होते हैं। इस तरीके का मानना होना चाहिए। अगर आप पैसे बनाने के हैं या पैसे अर्न करना चाहते हैं या लग्जूरियस लाइफ लीड करना चाहते हैं तो ऐसे यूथ ना आए तो बेहतर होगा, ये उनका मानना है। और जिस तरीके से उन्होंने दोनों को, वतन और वेतन को अलग करने की बात की, देखिए इसको एक स्टेप और आगे ले जाके सोचने की बात है। मैं किसी की देशभक्ति को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। जो जवान आ रहा है, फौज में भर्ती हो रहा है, वो भी उतना ही बड़ा देशभक्त है जैसा कि बड़े बड़े ओहदेदार। सब अपनी देशभक्ति के प्रेज करते हैं, बताते हैं कि मेरी देशभक्ति तुम्हारी देशभक्ति से ज्यादा, लेकिन ये आंकने वाली चीज नहीं, ये एक फीलिंग है, एक जज्बा है। और मेरा मानना है कि जो सैनिक भर्ती होता है, चाहे वो जवान है, ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, माफी के साथ सर। लेकिन जो पॉइंट
मेरे दिमाग में क्लिक इस वक्त कर रहा है कि अगर हम एक बार एक कह दें कि भाई अग्निवीर को कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, एक भी दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, एक भी दिन का वेतन नहीं मिलेगा, क्या हम जो आज रैलियों में भीड़ देख रहे हैं उस भीड़ को देखेंगे सर? देखिए राजेश जी, मैंने पूरी बात कंप्लीट की नहीं थी, मैं एक एस्पेक्ट बोला था, मैं इसको सेकेंड एस्पेक्ट पे आना चाह रहा था कि देशभक्ति इनकम्पेरेबल है, सबके अपने फीलिंग्स हैं, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बोला ये उनका विषय है, उन्होंने इस तरीके की भावनाएं देश के सामने रखी, बहुत हद तक जायज है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि वेतन को अलग करना है वतन से, तो लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आर्मी कमांडर्स हैं, जो चीफ हैं, वाइस चीफ हैं, तमाम लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है अपने जवानों के प्रति? क्या उनका ये हक नहीं बनता नहीं है कि वो अपने ट्रूप्स का वेलफेयर, जिसमें पे अलाउंसेस, छुट्टियां, ट्रेवल, मेडिकल, कैंटीन फैसिलिटी, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, उसका टाइम टू टाइम रिव्यू करें, उनके पक्ष की बातें सरकार के सामने रखें, और उनको इस नौबत में आने ही ना दे कि वो पैसे के बारे में सोचे। ये सीनियर लीडरशिप का काम है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंटरेक्ट करते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तमाम जो सेक्रेटरीज हैं, स्पेशल सेक्रेटरी, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो पे कमीशन होता है उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। जब एक पैरिटी की बात होती है तो आपको सोल्जर का इंटरेस्ट बखूबी उनके सामने रखना पड़ेगा, जिससे कि सोल्जर को पीछे मुड़ के हमारी कितनी पे, हमारी कितनी छुट्टी, हमारी क्या सुविधाएं हैं, हमारी क्या अलाउंसेस है, उसके बारे में ना सोचना पड़े। ऐसा ही होता था अब तक, जब हम सोल्जर को बोलते कि तुम अपनी पे की चिंता नहीं करो, अपनी सोशल सिक्योरिटी की बात मत करो, अपने छुट्टी अलाउंसेस की बात मत करो, वो उसका इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग, कहीं कहीं सीनियर लीडरशिप उसको इंश्योर करती है। तो कैसे ये कह देना कि आप वतन के लिए है और वेतन ना सोचे, लेकिन सीनियर लीडरशिप को इसमें आगे आना पड़ेगा। जवान बिल्कुल नहीं सोचेगा अपने वेतन के लिए, जवान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसको जो छुट्टी है, जो इंक्रीमेंट है, जो उसकी फैसिलिटीज है, उसके लिए अपने सीनियर ऑफिसर को रिमाइंड कराए। लेकिन साथ में सीनियर लीडरशिप अपने इस जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती है। वो भी उसी समाज का हिस्सा है, वो भी अपने कलीग्स को देख रहा है कि वो सिविल में नौकरी करता है तो उसकी कितनी सुविधाएं हैं, उसके क्या पैकेजेस हैं, किस तरीके की वो लाइफ स्टाइल लीड कर रहा। आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर वो फौज में भर्ती हुआ तो वो किसी भी तरीके से डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं होना चाहिए, और आपको तो इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे पास बेहतर यूथ है, उसको स्पेशल इंक्रीमेंट होने चाहिए। पहले देखिए जो फौज का पे स्केल था, जो आपके क्लास सर्विसेज है या जवानों का है, उनके काउंटर पार्ट से 1 या 2 इंक्रीमेंट उनको ज्यादा मिलते थे, तमाम तरीके की सुविधाएं थी, और जो पेंशन है, जो कलर सर्विसेज है, उसमें देखिए तमाम तरीके की सुविधाएं उनको उपलब्ध थी। लेकिन अब ये धीरे धीरे सुविधाओं पे लगाम लगाते चले जा रहे हैं। और साथ में ये बयान कि आप वतन और वेतन को अलग करिए, बिल्कुल सही है, लेकिन हम सीनियर कमांडर की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि हमारा जवान एक खुशहाल जिंदगी जी सके। वो अपनी जान की बाजी लगाता है, कल को अगर वो वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी फैमिली, उसके डिपेंडेंट को पीछे किसी के मुड़ के देखना ना पड़े। ये सारी जिम्मेदारी ऑफिसर क्लास की है, और इसके लिए हमें सरकार से इंटरेक्ट करने की जरूरत है, तो वो भी करिए। अगर उनकी मांगे को और एनहांस तरीके से और पुरजोर तरीके से रखने की जरूरत है, उसको रखें। सिर्फ ये कह देना कि वतन वेतन अलग कर दिया तो एक हाफ स्टेटमेंट है। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी उनको बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था कि उनकी जो चीजें वेलफेयर मेजर हैं, पे अलाउंस, छुट्टी, फैसिलिटी, उसके लिए हम यहां बैठे हैं। उसके लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जो आपके हितों की रक्षा के लिए सरकार से बातचीत करेगा, और वो इंश्योर करेगा कि आपको इस दिशा में ना सोचना पड़े। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट होता। हालांकि उनका इंटेंशन यही रहा होगा कहने का कि आप वेतन की चिंता ना करें, क्योंकि हम चेटवुड के मोटो पे चलते हैं, सेफ्टी ऑनर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, उसके बाद यू कमांड कम्स नेक्स्ट, एंड योर ओन सेफ्टी एंड कंफर्ट कम्स लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो यही उनका इंटेंशन था, और आज की डेट में भारतीय सेना इस पे काम कर रही है। आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं भारतीय सेना वर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस या कैपेबल। इनमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमने अपने जवानों को वो सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। टाइम टू टाइम हम उनके केसेस को आगे ले जाते हैं, और जितने चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी, छुट्टी है, ट्रेवल अलाउंसेस, उनको किसी भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं रखना जाता है। और साथ में एक चीज ध्यान देना होगा कि आप अगर उसके वेलफेयर की बात करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग, पे अलाउंस का कंप्लीट पैकेज है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो
जो स्टेटमेंट उसको सही पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत एम्पली क्लैरिफाई कर दिया है कि क्या इंटेंशन है, क्या फौज की रिक्वायरमेंट और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दो तीन पॉइंट जो मैं इस मुद्दे से जुड़े हुए आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हम आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को अलग रख देते हैं, लेकिन दूसरे एंगल से मैं चीजों को अब आपसे समझना चाहूंगा। एक कि कोई भी जवान है उसकी पे तो निर्धारित है सर, चाहे वो अग्निवीर है, चाहे वो जवान है, चाहे जेसीओज है, चाहे लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, एक पे निर्धारित है। और इंडियन आर्मी के अंदर, एयरफोर्स नेवी के अंदर वो ऊपर से लेने वाला सिस्टम भी नहीं है। हमारे ऊपर तो ऊपर से गोले ही आते हैं, तो वो भी नहीं है। तो लेकिन यस, क्योंकि इंसान है, वो अपने अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए सोचता है, वो पढ़ सकता है, ज्यादा पे के लिए वो पढ़ सकता है, अपनी तरक्की कर सकता है। वो एक तरीका मुझे जो मैं समझ पाया हूं, क्या वो एक तरीका है, और सारे करते हैं सर ये तो। अब भाई आप पढ़ते हैं, सिविल में अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल गई, आप आर्मी को छोड़ देते हैं। और कौन है सर जो मतलब नहीं चाहता कि भाई मेरे पास अच्छी सैलरी हो, मैं एक मेरा लाइफस्टाइल का एक स्टैंडर्ड हो। देखिए राजेश जी, जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई राय नहीं है। आप जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, पे एंड अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और जब आप उसको देशभक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो एक अलग तरीके का उसमें कॉम्बिनेशन और ब्लेंडिंग हो जाता है, तो एक अलग कॉम्बिनेशन बनता है। तो आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। ये कह देना कि सिर्फ आप वेतन को अलग कर दिए, जो पैसे के बारे में सोचेगा वो फौज का हिस्सा नहीं हो सकता है, टू सम एक्सटेंट सही है, लेकिन आपको एक अट्रैक्टिव पैकेज आर्मी के लिए बनाना पड़ेगा जिससे कि यूथ अट्रैक्ट हो। देखिए हिंदुस्तान में कोई भी जॉब हो उसके लिए लाखों लाख लोग आज की डेट में लाइन जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी आती है उसके लिए यूथ आगे आता है, और वो यूथ उसमें कुछ लोग फौज के लिए ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो एक तरीके से आपको जो जवान जो रिक्रूटमेंट में आ रहा है वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार, और हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उसको एक रिस्पेक्टेबल सैलरी देके वो तमाम सुविधाएं दें। तो इन सब चीजों को ध्यान में देना होगा। और मैं तो पहले दिन से राजेश जी आपको बोल रहा हूं, मैंने 2 सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट को हमेशा से नकारा है। अग्निवीर के सिस्टम स्कीम को मैंने पहले दिन से ही नकारा था, क्योंकि मैं ये 2 तरीके की चीजों में विश्वास नहीं रखता हूं। देखिए सिक्योरिटी का मामला है, देश की जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का सवाल है। जवान किस परिस्थितियों में रहता है, किस जज्बे से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, और क्या मैसेज लेके वो समाज में वापस जाता है, ये तमाम मुद्दे हैं। तो लिहाजा 2 तरीके की एंट्री, 2 तरीके का रिक्रूटमेंट, ये हमें पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम टू रिव्यू है, और साथ में जो चीफ का स्टेटमेंट है उसको एक अलग तरीके से समझने की जरूरत है। राजेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने पॉइंट को क्लैरिफाई किया, और आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन जवानों को देना पड़ेगा, रिक्रूट को देना पड़ेगा। वो सब पढ़ना चाहते हैं सर, आता है राजेश जी, इस लाइफ में ये हर इंसान के अंदर है कि वो अपनी तरक्की चाहता है। वो चाहता है कि वो आगे तरक्की करे, उसकी जेब में अच्छा पैसा है, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड उसका हो। और खासकर जो अग्निवीर हैं, जो जवान आ रहे हैं, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या उनके घर की हालत होती है, हम बहुत अच्छे से उन चीजों को समझते हैं सर। बस एक और पॉइंट कि हम अगर ऐसा होता कि आप वतन के लिए वेतन को अलग कर रख दो, तो मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को देखा जो आज रिटायर जनरल से रिटायर होने के बाद वो सांसद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, कुछ गवर्नर बन रहे हैं, कुछ दूसरी, तो सब तो अपने आगे सोच रहे हैं ना सर फ्यूचर के लिए। ये तो सबका हक है। जी हाँ राजेश जी, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए 2 तरीके के पैरामीटर नहीं इस्तेमाल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। सीनियर ऑफिसर आप अपनी सारी सुविधाओं को लेके और अपने जूनियर, अपने अंडर कमांड के लुक आफ्टर ना करें, ये किसी आर्मी में पॉसिबल नहीं है। वहां रिसेंटमेंट होगा। तो लिहाजा बगैर वेतन के कोई सर्विस हो नहीं सकती, ये तो सभी का मानना है। लेकिन कौन किसको लुक आफ्टर कर रहा है, कौन किसके लिए क्या काम कर रहा है, ये देखने वाली बात है। आप अपने लिए तो सारे नियम लगाएंगे और दूसरे के लिए कोई नियम लागू नहीं होगा, ये नहीं चल सकता। आज की डेट में पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तमाम तरीके का सोशल मीडिया है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब तक वो फौज में नहीं आ रहा है तब तक तो ये सारी चीजें लाइमलाइट में आई जाएंगी। तो कौन से आर्मी ऑफिसर, कौन से जो सीनियर कमांडर है, कौन सा जवान है जिसने
वतन के लिए अपनी पे को छोड़ा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, जब ऐसी सिचुएशन आएगी, चाहे युद्ध का सब हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, तो हम सारे लोग जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जीवन जीने के लिए तो कुछ मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। पैसा उसमें एक अहम भूमिका निभाता है, तो लिहाजा उसको आपको देखभाल करना पड़ेगा। ये जो बोलते ना कि फ्री की सर्विस, जो वो नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल कदम है। कितना मोटिवेट करेंगे, कितना आप समझाएंगे, उसकी बेसिक नीड, उसका फैमिली कमिटमेंट, उसकी जो खुद की रिक्वायरमेंट है, वो तो मीट आउट होनी चाहिए। तो लिहाजा मैंने एक ही चीज कह रहा था सर कि आप 1 साल के लिए कह दीजिए कि अब अग्निवीर भर्ती जो है इसमें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं कितने जवान आते हैं, उस वक्त ये चीज क्लियर हो पाएगी। बस एक पॉइंट और जो जिसमें मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्योंकि मेरे अग्निवीर भाइयों का एक सवाल आया था जिसको मुझसे कहा गया था कि मैं आपसे बात करूं इस मुद्दे को लेकर। पहले जो अग्निवीर का बैच है सर, उनकी पोस्टिंग आ गई है, लेकिन वो बहुत बोले कि सर हमें ब्रेक जर्नी तक नहीं मिल रही है। बोला हमने जम्मू से जाकर असम में रेजिमेंट को ज्वाइन करना है, लेकिन ब्रेक जर्नी नहीं है। परमानेंट फौजी जा रहा है, बोला उसको 8 से 10 दिन की ब्रेक जर्नी मिल रही है, और हमें बोल रहे हैं कि तुम सीधा अपना ट्रंक उठाओ, बॉक्स उठाओ और असम में जाके रिपोर्ट करो। देखिए, ये बड़े एब्रेशन है। ये सिस्टम को सेट होने में देखिए थोड़ा समय लगेगा, और इस तरीके का जो ड्यूअल सिस्टम है, एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है, ये रिसेंटमेंट पैदा करता है। पहले दिन से ही अगर आप उसको डिमोटिवेट कर देंगे, इस तरीके की सुविधाएं नहीं देंगे, तो शायद उसके लिए आगे के लिए ठीक नहीं, और देश में जिस तरीके का माहौल है उसके लिए ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि एक सिस्टम फॉलो करिए। अग्निवीर हो चाहे वो रेगुलर जवान हो, आपको सारी सुविधाएं बराबर करनी पड़ेंगी, स्पेशली पे एंड अलाउंस और छुट्टी को लेके। ऐसा नहीं हो सकता कि अग्निवीर 30 दिन की छुट्टी जाएगा और बाकी 2 महीने की छुट्टी जाएंगे, बाकियों को 30 दिन की कैजुअल मिलेगी, उसको 10 दिन की कैजुअल नहीं मिलेगी। इस तरीके के सिस्टम में रिसेंटमेंट आता है, इससे जो यूनिट की जो बनावट है, जो एक रेजिमेंटेशन है, उस पर चोट पहुंचती। तो इस तरीके की चीजों को आयरन आउट करना पड़ेगा। अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा आज सामने लाया, इस पे लोगों को विचार करना पड़ेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अप्लाई करना पड़ेगा। नियम 2 हमेशा रिसेंटमेंट पैदा करेंगे राजेश जी। आपको कुछ हैव नॉट, कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। ये आप में अपने आप में बहुत पीड़ादायक विषय है। आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, आप 2 तरीके की सोच में बढ़ जाते हैं। तो देखिए, विश्व में आज की डेट में जितने कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस हैं, किस वजह से हैं? हैव्स एंड हैव नॉट के बीच में चल रहा है। और जब सेना में इस तरीके का आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कैसे वो एक कोहेसिवनेस आएगी, कैसे एक टीम होगी, कैसे बॉनहोमी बनेगी, कैसे कामरेडरी आएगी? तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में देना होगा। और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी, चाहे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के माध्यम से, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से, इन सारी चीजों को आयरन आउट करना चाहिए, और एक सुविधाएं, एक फैसिलिटी और एक तरीके के नियम लागू होने चाहिए, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो रेगुलर आर्मी का जवान हो, क्योंकि उसके पे अलाउंस सर्विसेज एक जैसे होने चाहिए। और जितना जल्दी होगा ये हमारे जवानों के लिए अच्छा होगा सर, और यही हमारी भी कोशिश और चाहत है। लेकिन आप आए आज और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे पर बात रखी, तस्वीर को क्लियर किया आपने कम से कम, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।